इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। रिफॉर्म वर्ड बड़े चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिफॉर्म वर्ड यूज किया जाता है बड़े बिग चेंजेस बिग चेंज। इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज आया है 1991, इसलिए उसका स्पेशल चैप्टर बना हुआ है। लास्ट चैप्टर में 1950 से 1990 तक डिस्कस हुआ था, 91 पे इससे अलग चैप्टर बना हुआ। पहला टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की क्या जरूरत थी। पहला टॉपिक इस पर है नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसमें लिखा हुआ है कि 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, पैसों की तंगी चल रही थी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से लोन ज्यादा हो गया था, एक्सटर्नल डेट, बाहर का कर्जा। गवर्नमेंट लोन चुका नहीं पा रही थी, इंस्टॉलमेंट चुका नहीं पा रही थी। ये बस सेकंड लाइन में लिखी हुई है, इसलिए किसी ना किसी पॉलिसी में चेंज लाने की जरूरत थी। पहला पॉइंट फॉरेन ट्रेड बैलेंस, जो हमने पढ़ा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें डेफिसिट आ रही थी बहुत ज्यादा और बढ़ते जा रहे थे डेफिसिट। पहले पॉइंट में ये। दूसरा पॉइंट, जो डेफिसिट है वो स्पेशली 87-88 इस वाले ईयर से बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हुआ। समझ पा रहे हो कि डेफिसिट का बढ़ना माइनस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। डेफिसिट का मतलब है कि पेमेंट हमने ज्यादा करी है और आय कम है। डेफिसिट तब होती है पेमेंट आर इन एक्सेस ऑफ रिसीट, उसे डेफिसिट कहते हैं। तो डेफिसिट बढ़ रही है मतलब नेगेटिव हो रहा है कंट्री के लिए। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रखा रहता है, हमारे पास कहां से आता है फॉरेन एक्सचेंज? कि अगर हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में कोई बिजनेसमैन कोई चीज बाहर बेच रहा है, तो सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला हमारे कंट्री को डॉलर्स देगा और हमारा कंट्री वाले उस पर्सन को रुपीस देंगे। तो हमारी कंट्री के पास डॉलर आ गया, स्टॉक बढ़ गया इसका। इससे जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो उतना ज़्यादा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक आता है। फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक घटे जा रहा था, बस कम डॉलर रहेगा। In 1990 and 91, Government of India had to take huge amount of loan from IMF as compensatory financial facility. तो हमें फैसिलिटी के लिए मतलब पेमेंट करने के लिए लोन चुका नहीं पा रहे हैं, इसलिए टेम्परेरी रूप से हमें और लोन लेना पड़ा। IMF की फुल फॉर्म नहीं पता है, लिखी थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि गोल्ड गिरवी रखने के बाद भी बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन लेना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है जो इन्फ्लेशन का रेट है वो बढ़ते बढ़ते 12% तक पहुंच गया। मतलब हर चीज एक साल के अंदर 12% महंगी हो रही है, बहुत ज्यादा रेट है। आगे द रीजन फॉर दैट इन्फ्लेशन, महंगाई क्यों हो रही थी? were the increase in the procurement price of agriculture products for distribution। मतलब किसानों को ज्यादा अमाउंट दे रहे हैं हम सामान खरीदने के लिए। The increase in amount of monetized deficit in the budget, increase in import cost, decrease in rate of currency exchange and administered price। जिस प्राइस हम पढ़ाएंगे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज में हम रेट डिसाइड करते हैं, तो हम रेट डिसाइड कर रहे हैं, उस वजह से प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रही है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, चीज़ महंगी हो रही है। रॉ मेटेरियल जो एग्रीकल्चर सामान आ रहा है वही रॉ मेटेरियल होता है आने वाले सारी कंपनियों के लिए, सारी फैक्ट्रियों के लिए। अगर रॉ मेटेरियल महंगा होगा, सारे प्रोडक्ट्स भी महंगे बनेंगे, इन्फ्लेशन और तेजी से बढ़ेगा। Thus India was facing trade deficit as well as fiscal deficit. Hence the government of India
had only two ways before it, तो रास्ते बचे हुए थे। पहला, to take foreign debt and create favorable condition within the country for increasing flow of foreign exchange, also increase volume of export। तो जब पैसों की तंगी हो रही हो तो क्या तरीका होता है? पहला तरीका कर्जा ले लो, कर्जा ले लेंगे हम तो फ्लो ऑफ मनी स्मूथ हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा हमारे पास और पैसा होगा तो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। मतलब पैसा नहीं होगा कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, सामान कैसे बनाएंगे। दूसरा, the other was to establish fiscal discipline within the country and to make structural adjustment for the purpose। सर समझ लीजिए कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने करा हुआ था, जॉब छोड़ के काम बंदा हो गया। एक तरीका है कि फिर तुरंत लोन ले लो, दूसरा है कि अपने यहाँ चेंजेस करो, जो खर्चे बढ़ सकते हैं उनको बचाओ, जरूरी खर्चे हैं वही करो। ऐसी किसी चेंजेस की रिक्वायरमेंट। पॉइंट नंबर 2 क्या है? मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। To get relief from such a grave problem, बड़ी प्रॉब्लम, from the government of India had to introduce a package of reforms which included reforms जो लेकर आए, जो changes, reform वर्ड आप पढ़ रहे हो, पढ़ना पे changes वर्ड क्लिक करना चाहिए। जो changes लेकर के वो एक या दो नहीं थे, काफी सारे changes थे, इसलिए बोला हुआ package of changes। क्या क्या? पहला, to liberal the industrial policy of the government। लिबरल वर्ड का मतलब होता है सर आसान कर देना। लिबरल वर्ड का मीनिंग होता है इजी कर देना, आसान कर देना, पॉलिसियां आसान कर देना। आसान वर्ड से एग्जांपल एक और देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक 50,000 रुपए की सैलरी वालों को लोन देता है, मतलब बैंक की पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल ये सब इमेजिनरी एक्चुअल नहीं है। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक की पॉलिसी है कि जिसकी सैलरी 50,000 या उससे ऊपर होगी उसी को लोन देंगे, उससे कम वाले को लोन नहीं देंगे। जो सैलरी कम है कर्ज में वो पैसा निकाल देगा, कहाँ ईएमआई से बाउंस होने के चांस बढ़ जाएंगे बेसिकली, इसलिए वो लोन नहीं देता। लेकिन कभी ऐसा टाइम हो कि कंपनी के बैंक के पास ज़्यादा एक्सेस में पैसा पड़ा होगा, तो बैंक क्या करेगी? इस पॉलिसी को लिबरल करेगी, आसान करेगी, 40,000 कर देगी, 50,000 40+ वालों को भी लोन दे देगी। बस एक्स्ट्रा पड़ा हुआ क्या करें उसका? जब बैंक के पास लग रहा है कैश की शॉर्टेज है तो वो लोन थोड़ा कम देना, 50 को 60 बना देगा और टफ कर देगा पॉलिसी को। तो टफ बनाना, इजी बनाना, तो लिबरल मतलब इजी बनाना। एग्जांपल मैंने लोन का दिया था, अब मैं जो एक्चुअल है उसके बात करता हूँ। गवर्नमेंट का रूल है कि आपको अगर कंपनी खोलनी है तो फॉर्मेलिटी बहुत सारी है, लाइसेंस लो, परमिशन लो, हर डिपार्टमेंट के अलग परमिशन चाहिए, सारा प्रोसेस फॉलो कर तो कंपनी खोल सकते हो आप। कई लोग इस चक्कर में नहीं खोल रहे कंपनी, या फिर अनरजिस्टर्ड बिजनेस चल रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इतना टफ हो गया। तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी आसान कर दी। क्या से आसान कर दी? गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरी की लिस्ट बनाई कि जो लोग ये वाला काम करते हैं तो वो लोग बस ऑनलाइन आके फॉर्म भर दो और काम स्टार्ट कर दो। मान लिया जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो हमारा काम है आपको चेक करना और आपको लाइसेंस इशू करना, फॉर्म भरते मान लिया जाएगा। जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो थोड़े से ऐसे हैं जो उस पर वॉच होनी चाहिए गवर्नमेंट की, तो उस पर ऐसा नहीं करा कि फॉर्म भरते ही लाइसेंस शुरू हो गया, उसके लिए तो फॉर्मेलिटी रखी लेकिन कम कर दी। इसे बोलते हैं लिबरल करना, आसान करना। अगर ज़्यादा फैक्ट्रियाँ खुले। दूसरा, ये टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन क्या है। सेकंड, टू इनवाइट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। बहुत सारे इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइजेशन किया गया। प्राइवेटाइजेशन वर्ड का मतलब पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्ट करना। प्राइवेटाइजेशन करने से, और गवर्नमेंट ने ये बोला, मतलब पब्लिक कॉन्फ्रेंस में डिटेल बोली कि फॉरेन से कोई भी कंट्री का पर्सन यहाँ पर आके बिजनेस कर सकता है। उसमें फॉर्मेलिटी लिस्ट कर दी ताकि लोग पैसा जब यहाँ लगाएंगे तो अगेन उनके पास डॉलर होगा, वो हमें देंगे तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट ये था। पहला पॉइंट अपनी कंट्रियों के लिए पॉलिसी आसान कर दी।
दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करा, मतलब कि आप लोग पैसा लगाओ, तो बाहर लोगों को बोला। तीसरा, अबॉलिशिंग द लाइसेंस सिस्टम एज पार्ट ऑफ दैट लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रखा है आगे कि हमने जो लाइसेंस सिस्टम है वो एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया कि पहले लाइसेंस लो, ये फॉर्मेलिटी करो, उसके बाद ही आपको काम मिलेगा, लिमिटेड कर दिया। आगे, टू मेक द इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी मोर लिबरल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना और आसान हो जाए, लिबरल हो जाए, इसके लिए क्या करा, सो दैट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मे बिकम मोर इजी, एक्सपोर्ट आसान हो जाए, नेसेसरी रॉ मटेरियल एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर बोथ industrial development and production of exportable commodity may be imported, and also to facilitate free trade by reducing import duty। क्या कहना चाह रहे हैं कि सर हमने इंपोर्ट ड्यूटी, एग्जांपल देता मैं आपको, परमाश मंत्री मूवी का, तो सर इंपोर्ट ड्यूटी 120% से सीधा 20% कर दी थी, तो इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी ताकि लोग फ्री ट्रेड कर सकें, चाहे इंपोर्ट करना हो चाहे एक्सपोर्ट करना हो, बाउंडेशन हटा दिया। पहले क्या था कि नहीं, अपनी कंट्री के लोग ही सामान बेचेंगे, बाहर कंट्री के लोग सामान ना बेचें, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। पहले यही कॉन्सेप्ट था 1991 से पहले। उसके बाद क्या करा कि नहीं, बाहर के लोगों को आने दो, जब वो पैसा लगाएंगे, यहाँ कंट्री खोलेंगे तो हमारे पास पैसे ही आएगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, टैक्स मिलेगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, हमारी कंट्री के लोग भी ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। To decrease the value of domestic currency rupees in terms of dollar, devaluation। बड़ा था जी, devaluation मतलब करेंसी की वैल्यू कम करना by government, so devaluation क्या था, तो बड़ा हुआ। इसका अपोजिट था revaluation, वैल्यू बढ़ाना। To take huge amount of foreign debt from IMF and World Bank for, ये ऑफ नहीं है, for अगर करके वर्ल्ड बैंक के पास ऑफ लिखा हुआ है, for। रिजुविनेटिंग द इकोनॉमिक कंडीशन, रिजुविनेटिंग क्या होता है, जैसे होता है रिवाइव करना, रिकवर करना। कंडीशन सुधारना, एंड टू इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री एज अ प्री कंडीशन ऑफ दैट डेट। उस डेट की, उस लोन की कंडीशन थी कि आप अपने चेंजेस करो अपनी कंट्री के अंदर। सिंपल सी बात है सर कि लोन देने वाला जो मर्जी कंडीशन रखे कि अभी ऐसा करो कंट्री के अंदर, वैसा करो, तब आपको चेंजेस लेकर के आए। फॉर एग्जांपल पहले भी दिया है एजुकेशन पॉलिसी में 8th क्लास तक फेल नहीं करना, ये भी इसीलिए आया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी इशू बढ़ा तब लोन देंगे, 8th क्लास तक फेल मतलब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया। नेक्स्ट, टू रिफॉर्म द बैंकिंग सिस्टम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। टैक्स स्ट्रक्चर में काफी चेंजेस करे गए, बैंकिंग सिस्टम में काफी चेंजेस किया गया। टू एस्टैब्लिश मार्केट इकोनॉमी by withdrawing and restricting government interference on investment। पहले गवर्नमेंट बहुत इंटरफेयर करती थी कि जो लोग पैसा लगा रहे हैं कंट्री के अंदर या बिजनेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बनाए कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत कम रहेगी, आपकी छूट रहेगी, आप जो मर्जी करो। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल करना, आसान करना पॉलिसियों को। प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना बिजनेसेस को। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे वर्ल्ड को एक ही मार्केट लेके चलना, मतलब ऐसे जैसे भाई मुझे दिल्ली से यूपी सामान भेजना, तो उसके लिए कोई खास हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं, मैं जाके सामान भेज लूँ। तो ऐसा ही विद अदर कंट्री होना चाहिए। मुझे अमेरिका में सामान बेचना, मैं इधर जाकर के बेच लूँ, अमेरिका से खरीदना, मैं इधर जाकर खरीद लूँ। ये है ग्लोबलाइजेशन का मतलब। पूरी वर्ल्ड को एक ही मार्केट मानो, अलग कंट्री मत मानो। इतना आसान हो जाए परचेज सेल करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना अदर कंट्री। दिस इज ग्लोबलाइजेशन। डिस्कस करते हैं जी वन बाय वन। द न्यू मॉडल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कॉमन नोन एज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। The primary objective of this model was to make the economy of the India the fastest developing economy in the globe with capabilities that helps in match up the biggest economies of the world। हमारी कंट्री ग्रो करेगी अगर
हर कंट्री में हम काम कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू रिलैक्सेशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी को हमने रिलैक्स कर दिया, कम कर दिया, आसान कर दिया। द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया डिनोट्स द कंटिन्यूइंग फाइनेंशियल रिफॉर्म्स जो कि इस डेट से स्टार्ट हुआ। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या हुआ जी, गवर्नमेंट से प्राइवेट में। प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट as well as entities in business and services and transfer of ownership from public to private, चाहे गुड्स की हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे सर्विस की हो। हम मेजॉरिटी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ट्रांसफर कर रहे हैं वो पब्लिक से प्राइवेट। प्राइवेट इंडस्ट्री बनाने से सर हेल्प क्या होती है, सर्विस अच्छी मिलती है कस्टमर को, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी मिलती है, कंपटीशन बना रहता है। Globalization. Globalization stands for the integration and consolidation of various economies of the world. हर कंट्री को, सारे कंट्रीज को मिला करके हमने एक कंट्री बना दी, समझ लो एक ही मार्केट बना दिया। ये ग्लोबलाइजेशन है। फॉरेन given below are the salient highlights of liberalization, privatization, globalization। इस तरह काम किए गए। फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, MRTP एक्ट, फुल फॉर्म लिखना इसकी, मोनोपोलीज, एंड restrictive trade practices, मोनोपोली कोई कंट्री ना कर ले, कोई बिजनेस ना कर ले, किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस में मोनोपोली ना हो, इसके लिए एक्ट बनाया हुआ है। ये इसकी ड्यूटी है इस काम की, इसका जो ऑथराइज्ड पर्सन की ड्यूटी है कि कोई मोनोपोली ना कर ले। मुझे लग रहा है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसमें कोई पर्सन मोनोपोली करके बैठा, मैं आगे कंप्लेन कर सकता हूँ मुझे मोनोपोली करके बैठा हुआ है। तो कुछ रूल बनाओ, उसको उस पर फाइन लगाओ, तो फिर डिस्कशन चलेगा कि वो केस चलेगा वगैरह वगैरह। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग डीरेगुलेशन, लाइसेंसिंग रेगुलेट करना मतलब लगाना, डिरेगुलेशन मतलब हटाना। बिगिनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पैसा निकाला वो हटाना। और प्राइवेटाइजेशन होगी तो गवर्नमेंट अपना पैसा निकाल लेगी ना, गवर्नमेंट छोटा खत्म हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी ओवरसीज ट्रेड, अदर कंट्रीज के अंदर स्टेप्स, इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, महंगाई कंट्रोल करने के लिए स्टेप उठाना, टैक्स में चेंजेस लेकर के आना, फाइनेंशियल सेक्टर में चेंजेस लेकर के आना, बैंकिंग सेक्टर में चेंजेस लेकर के आना, लाइसेंस को अबॉलिश कर देना। An appraisal of LPG policies. The concept of liberalization, privatization, globalization are actually closely related to one another. मतलब तीनों का लगभग मीनिंग कुछ हद तक सेम है। The advent of globalization as a result of liberalization, privatization, globalization has both positive and negative impact on our country. तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी। While one group of people argue that globalization ने बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर के आया, नई मार्केट खुली लोगों के सामने, बेटर टेक्नोलॉजी लेकर के आया, एफिशिएंसी बढ़ी, प्रोडक्शन करने में ज़्यादा काम कर पाए, तो तारीफ हुई इन तीनों की। अगला, another group of people feel it does not protect the domestic industries, particularly in developing nations। नुकसान क्या हुआ कि सर पहले जो इंडियन कंपनी का जूता था वो 700-800 में 1000 रुपए में बिक रहा था बड़े आराम से, जो रीबॉक का जूता 4-3000 रुपए का था, इंडियन कंपनी का जूता 1000 रुपए का था। अब गवर्नमेंट टैक्स हटा दिए तो रीबॉक का जूता भी 1200-1300 रुपए में मिल रहा है, इंडियन वाला कहाँ से बिकेगा 1000 में। तो डोमेस्टिक की जो बिजनेसमैन है उनके साथ नुकसान हो रहा है, ये पॉइंट कहना चाह रहे हैं। From India's perspective, globalization has improved our conditions of living
and opened up employment in fields like entertainment, IT, telecom, travel, hospitality. इस एरिया में काफी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ाई। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, किसी करेंसी को इनवैलिड डिक्लेयर कर देना, वो है डीमोनेटाइजेशन। Demonetization is a process of stripping a currency unit of its status as a legal tender. अब वो legal tender से हटा दिया हमने उसको। Demonetized currency notes no longer remain valid as legal currency. तो गवर्नमेंट ने इंडिया में 8 नवंबर 2016 को 500,000 रुपए के नोट बैन किए थे। It was mainly to curb the black money. कर्ब का मतलब कि रिस्ट्रेन, रोकना, रिस्ट्रेन करना, स्टॉप करना, रोकना, खत्म करना। ब्लैक मनी खत्म करने का उसका मेन ऑब्जेक्टिव था डीमोनेटाइजेशन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। GST is a unified indirect tax in India that came effect from July 2017. GST is a comprehensive tax levied on manufacture, sale and consumption of goods and service at national level, under which no distinction is made between goods and service. पहले goods पर सेल टैक्स था और सर्विस पे सर्विस टैक्स था। अब दोनों क्लब करके एक ही बना दिए GST। हमारे लिए goods और सर्विस दोनों एक ही। Most of the indirect taxes have been submerged into GST. So GST is expected to generate additional revenue for the government. Extra पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास। Reduce tax evasion, evasion मतलब चोरी, टैक्स की चोरी घटेगी। And create एक नेशन, एक टैक्स, एक मार्केट। Positive impact of economic reforms, क्या क्या चीजें अच्छी हुई कंट्री के अंदर। पहला, इकोनॉमी ग्रो करी काफी फास्ट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई इंडिया के अंदर। इंडिया के पास फॉरेन डॉलर आया तो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बढ़ा। इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल हुआ। एक्सपोर्ट के स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, क्या एक्सपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट नहीं करना है। एक्सपोर्ट की डायरेक्शन में चेंजेस आए, कौन सी हमें किसी कंट्री के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करना, डायरेक्शन मतलब इस शिफ्ट के कंट्री में करना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी मतलब होता है पावर। तो हमें कस्टमर की पावर को एस्टेब्लिश करना है। तो सोचना अगर बहुत ज़्यादा कंपनी आ रही है कंट्री के अंदर, तो यहाँ पे अब कस्टमर की पावर बनी ना, कस्टमर की चलेगी। जहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं होते, जहाँ हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, तो वहाँ सप्लाई की चलती है। एक ही ऑप्शन है, भाई सामान लेना पड़ेगा। जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, सप्लायर बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ कस्टमर की चलती है कि मैं इसका ले लूँगा सामान, इसका ले लूँगा सामान। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मार्जिनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मार्जिनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि वैल्यू डाउन होना। मार्जिनलाइजेशन मतलब वैल्यू डाउन होना। तो लोग बाकी सेक्टर में ज़्यादा बढ़ने लग गए, फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह में, कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह में, एग्रीकल्चर सेक्टर में कम होने लग गए, उसकी वैल्यू डाउन हो गई। जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है सर कंट्री की, लेकिन अभी भी लोग इतने जॉबलेस हैं। तो ऐसी ग्रोथ इसमें, लेकिन लोगों को जॉबलेस ही कर देगी, ऐसी ग्रोथ हो रही है। अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, गरीब ज़्यादा, अमीर ज़्यादा, तो इक्वल होना चाहिए, ये गलत है। सोसाइटी जो भी बनी हुई है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बनी हुई है। जैसे पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करा, कमाई तो अच्छी बढ़ रही कंट्री की, लेकिन ये नेगेटिव चीज़ हो रहा है। पब्लिक कंपनी लोगों का सोचती, जैसे रेलवे गवर्नमेंट थी तो सीनियर सिटीजन के लिए फ्री थी टिकट, अब प्राइवेटाइज कर दिया गया, अब सीनियर सिटीजन के लिए फ्री नहीं। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जब पब्लिक कंपनी खत्म हो गई तो
सोर्स ऑफ सर्विस खत्म हो गई। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रो करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा ओवर में यूज़ कर रहे हैं। फिर जैसे ज़्यादा कम फैक्ट्रियाँ नहीं थी तो नेचुरल रिसोर्स भी अच्छे खासे मेंटेन्ड थे, फैक्ट्री ज़्यादा बढ़ रही हैं तो नेचुरल रिसोर्स भी खराब होते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अपग्रेडेशन मतलब वैल्यू अप होना, डिग्रेडेशन मतलब वैल्यू डाउन होना। तो एनवायरमेंटल डाउन हो रहा है मतलब नेचुरल रिसोर्स कम हो रहा है। मतलब जैसे मैं बताया वैट, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, सारे टैक्स को मर्ज कर दिया हमने एक टैक्स के अंदर, जीएसटी के। बोला जाए हाँ रीड करें जी पहला क्वेश्चन सभी 1 मार्क वाले। आइडेंटिफाई करना है which of the following is not a trade policy reforms। आंसर के लिए आप किसी नोट्स याद ले सकते हैं। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म में कौन सी इसमें से रिफॉर्म नहीं था, कोई चेंजेस नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि इंपोर्ट बढ़े इसके लिए हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं। तो इंपोर्ट बढ़ थोड़ा बेनिफिट होगा गवर्नमेंट का, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी हमने, फिर इंसेंटिव नहीं दिया। ठीक है, डी ऑप्शन है जो रिफॉर्म में नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, role of RBI was reduced from regulator to, स्पेलिंग मिस्टेक है, फैसिलिटेटर आएगा, फैसिलिटेटर मतलब जो फैसिलिटी देता है, फैसिलिटेटर। आरबीआई पहले रेगुलेटर था और सारा रोल वही बनाता था, उसके बाद उसका थोड़ा रोल कम कर दिया गया, वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गया। और जैसे बैंकों को छूट दे दी कि आपको लोन कितनी सैलरी पर देना है, आपकी इच्छा। जो एनबीएफसी हैं, एनबीएफसी मतलब जो लोन देती है लेकिन बैंक नहीं है, जैसे इंडिया बुल्स। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि सर मान लीजिए मैं वो घर ले रहा हूँ 1 करोड़ का, वो नक्शा पास नहीं, जो बैंक होते हैं उनकी तो पॉलिसी है कि प्रॉपर नक्शा पास होना चाहिए एमसीडी के द्वारा, एरिया जो है वो प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है, रजिस्टर्ड एरिया है, कंस्ट्रक्शन जो हुई है वो एमसीडी के इनके एक्सटीरियर के हिसाब से हुई है, जिससे बाहर नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसे रूल अकॉर्डिंग बनी हुई है, तो आपको लोन मिलेगा। वो भी लोन का 70% ही मिलेगा। 1 करोड़ का आपका घर है तो आपको 70 लाख का लोन देंगे, बाकी 30 लाख हो जाएगा, 70 लाख को फिर आपको इंस्टॉलमेंट में देना, ऐसा रोल होता है। अच्छा, कई लोग कोई ऐसे का घर ले रहे हैं, मान लीजिए और रजिस्टर्ड नक्शा पास नहीं है लेकिन लोन उनको भी चाहिए, तो एनबीएफसी उनकी हेल्प करती हैं। एनबीएफसी के यहाँ लोन नक्शा पास नहीं है तो भी हो जाता है, फुल लोन अमाउंट भी हो जाता है। 1 करोड़ का मकान 1 करोड़ का लोन हो जाएगा, थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, एक बात। दूसरी बात, इन लोगों के पास कस्टमर की कमी होती है क्योंकि हर इंसान पहले बड़े बैंक की तरफ ही जाएगा, तो इनके पास जो मास प्रकार के आता है वो वाले कस्टमर जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आरबीआई ने भी छूट दे रखी है इनको, बेटा तुम्हें लोन देना है पूरा लोन दे दो, इंटरेस्ट रेट जो लेना लो, कस्टमर की मर्जी लेना है नहीं लेना लो, तो ये कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ फैसिलिटेटर बना दी कि आपको फैसिलिटी देगा, कोई बैंक वाला डूब रहा है तो आरबीआई बचा लेगा, इस हिसाब से फैसिलिटेटर, रेगुलेटर नहीं। ये ट्रू है।
थर्ड क्वेश्चन, 4 पेयर बनाए हमने, ए के साथ 1, बी के साथ 2, इस तरीके से, और कोई एक पेयर है जो गलत है। डायरेक्ट टैक्स जो इनकम पर लगता है, करेक्ट। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल वर्ड का मीनिंग ही होता है जो सरकार का पैसा होता है, गवर्नमेंट मनी। तो गवर्नमेंट का टैक्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऐसी वाली पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी भी, ये भी सही है। कॉर्पोरेशन टैक्स, जो टैक्स कंपनियों पे लगता है, इसमें लिखा है टैक्स डिवाइड ऑन कंपनी, ये तो सही, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट वर्ड गलत है। यहाँ पर अगर डायरेक्ट वर्ड होता तो ये करेक्ट हो जाता। कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। लास्ट में लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स जो कमोडिटीज पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स में कमोडिटी पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है, दोनों ट्रू है, ये भी सही है। थर्ड वाला आंसर हुआ C3, तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए जी, इकोनॉमिक रिफॉर्म का आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट, क्या नहीं, 4 में से 3 रिजल्ट निकले आउट इकोनॉमिक रिफॉर्म के, एक नहीं निकला। रीड करेंगे सर। लास्ट में लिखा हुआ है सर टैक्स का रेट हमने कम कर दिया, इसकी वजह से टैक्स बढ़ गया। पॉसिबल ही नहीं है सर, टैक्स का रेट घटाने से टैक्स बढ़ जाएगा, तो ये रिजल्ट नहीं हो सकता इकोनॉमिक रिफॉर्म का। ठीक है, क्वेश्चन 5 में पूछा है जी कि जीएसटी का कोई एक फीचर बताइए। तो जीएसटी वाले टॉपिक में आप चेक कर सकते हैं, आपको आंसर वहां मिल जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। 6th क्वेश्चन रीड कीजिए सर। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा 1990 से 2014 तक, तो पॉलिसी सर लेकर ही ऐसे आए थे हम, किसी फॉरेन वाले को इंडिया में अगर ब्रांच खुलनी है तो हमारी गवर्नमेंट को डॉलर देगा, डॉलर क्या रिजर्व हमारे पास बढ़ेगा, डॉलर बढ़ा, सही, ट्रू। रीजन, रुपये की वैल्यू डीवैल्यू करेगी, मतलब वैल्यू कम करेगी गवर्नमेंट के द्वारा, जिनमें बढ़ा के इकोनॉमिक रिफॉर्म में डीवैल्यूएशन किया गया, ये भी ट्रू। यदि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बढ़ने का कॉन्सेप्ट नहीं बताया हुआ रीजन के अंदर, इसलिए बी ऑप्शन ना कि ए ऑप्शन, दोनों में सेपरेट बातें रखी। 7th पढ़ लीजिए। गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी के अंदर इन 2 चेंजेस के बारे में जिक्र करा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर, या फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। ट्राई करें सभी, पीछे नोट्स में नोट ढूंढें। इंडस्ट्रीज में चेंज किया गया और फाइनेंस सेक्टर के अंदर चेंज किया गया। एक्सपेंडिचर कोई बात नहीं हुई,
इसलिए डी ऑप्शन। लिबरलाइजेशन से इंडस्ट्रीज तो बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म ही तो है वो लिबरलाइजेशन। लाइसेंस हमने आसान कर दिए, इंडस्ट्री बढ़ेगी उससे, तो इंडस्ट्रियल चेंजेस हैं, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म है। इसमें अगर नहीं लिखा तो लिबरलाइजेशन वर्ड एक स्पेशल इंडस्ट्रीज के लिए तो आया है, हम जो इस चीज को बेसिक बात। लिबरलाइजेशन वर्ड का मतलब है क्या, उसको एक्सप्लेनेशन में लिखा होगा साफ साफ कि लाइसेंसिंग हटा देना, उस इंडस्ट्रीज तो बढ़ेंगी। 8th क्वेश्चन, कौन सा सेक्टर ऐसा है जो अभी पब्लिक सेक्टर है, तो जो डिफेंस के इक्विपमेंट बनते हैं, आर्मी के जो हथियार बनते हैं, वो अभी गवर्नमेंट के अंडर है। 9th क्वेश्चन, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर के आए उसकी मेन वजह क्या थी? 5 वजह दे रखी है सर, जो मेन वजह है वो ढूंढ लिया। पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, काम नहीं करते सरकारी अफसर, इसलिए पब्लिक वाले को प्राइवेट में कन्वर्ट करना जरूरी हो गया था। पहला वजह बिल्कुल सही। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वाज लो, ग्रोथ इंडिया कम कर रही थी। ध्यान से देखिए सर, 5 वजह बन जाएंगे अगर आप 5 पढ़ेंगे, 5 कंडीशन थी। 3rd में लिखा हुआ है डेफिसिट थी बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ये भी सही है। 4th में लिखा हुआ है जॉब नहीं मिल रही लोगों को, ये भी सही है। 5th में लिखा है फॉरेन एक्सचेंज की कमी है हमारे पास, इनसफिशिएंट, ये भी सही है। 5 से लगेंगे। तो स्पेशली इकोनॉमिक रिफॉर्म कौन सी प्रॉब्लम के लिए आया, एग्जैक्ट किस प्रॉब्लम को हिट करने के लिए आया, वो ढूंढना है मेरे को। सर पहला पॉइंट, पब्लिक सेक्टर की पोजीशन खराब थी, उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करना जरूरी था, इसलिए प्राइवेटाइजेशन लेकर के आया। पॉइंट नंबर 5, जो इनसफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसलिए हमने ग्लोबलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लेकर के आ गए कि फॉरेन के लोग पैसा लगाएंगे, हमारा रिजर्व बढ़ जाएगा। तीसरा, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी में डेफिसिट था, इसलिए हमने लिबरलाइजेशन लेकर के आए कि पॉलिसी आसान हो जाएगी और पैसा हमारे पास ज़्यादा आएगा तो बीओपी हमारा सुधरेगा। तो 3 मेन वजह थी, 1st वाला, 3rd वाला और 5th वाला। टेंथ क्वेश्चन, मीनिंग लिखा हुआ है और मीनिंग किसका ये पूछा है। डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ देना, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, पहला ऑप्शन। 11th, अगेन मीनिंग लिखा हुआ है, मीनिंग किसका ये पूछा। पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट कर देना, प्राइवेटाइजेशन। 12th, what makes India a preferred global outsourcing destination? आउटसोर्सिंग वर्ड क्या है, पढ़ा बिजनेस स्टडीज के अंदर आपने। आउटसोर्सिंग ये है कि अपना काम खुद से ना करवा के किसी और से करवा ले। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी चल रही है, अपने अकाउंट्स में काफी सारा काम रहता है, तो एक तरीका उनके पास एक ऑप्शन तो ये है कि अपना एक ऑफिस खोलें अकाउंट्स डिपार्टमेंट के नाम से, वहाँ पे लोगों को जॉब दे सैलरी पर और उस अकाउंट से काम करवाएं। दूसरा उनके पास ऑप्शन है एक सीए को हायर करें, सीए फर्म को हायर करें, या आपको इतनी पेमेंट मिलेगी, सर अकाउंट्स का हेडेक आप, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग, बाहर से करवा लेना। तो इंडिया में
आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब फॉरेन के लोग एमएनसीज खोल रहे हैं और इंडिया वाले काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, नाइट शिफ्ट जो होती है कॉल सेंटर पे, वो फॉरेन की कंट्री से रिलेटेड काम कर रहे हैं, चाहे वो कस्टमर केयर हो गए उसके, हम ये वाला काम है। तो उसकी वजह क्यों बढ़ी इतनी ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन, इतनी ज़्यादा आउटसोर्सिंग क्यों बढ़ी, उसकी पीछे वजह क्या है? हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सस्ती लेबर, थर्ड पॉइंट स्किल्ड लेबर, फोर्थ पॉइंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिफ्थ पॉइंट ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आसान है। सब सारी वजह मिलेंगी आपको। हमें आंसर कैसे देना है? मान लीजिए मैं यूएस में बैठा हूँ और मैं इंडिया के लोगों को क्यों काम दे रहा हूँ, मैं मेरे लोगों को काम क्यों नहीं दे रहा, वो वजह दे। पहला पॉइंट कहता है कि सर इंडिया में जॉब नहीं, मुझे क्या मतलब जॉब है नहीं है इंडिया में, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, मुझे क्या मतलब इस बात से। दूसरा पॉइंट सस्ती लेबर, ये मेरे लिए काम की बात है, ये मेरे लिए वजह है आउटसोर्सिंग, कि सस्ती मिल रही लेबर मैं आउटसोर्सिंग कर लूँ। तीसरा स्किल्ड लेबर, ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं सर इंडिया के अंदर, बिल्कुल ट्रू है ये बात। जो स्किल, जो हार्डवर्क लेवल है, जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमें स्किल्स की, वो स्किल्स हमें वहाँ पे मिल रहा है, स्किल्ड लेबर मिल रही है हमें, सस्ते रेट पर मिल रही है। तो ये दो वजह हैं। तीसरा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं, तो पाबंदी तो हमारी कंट्री में भी नहीं। अगर मैं अपनी कंट्री में किसी से काम कर रहा हूँ तो रिस्ट्रिक्शन तो वहाँ पर भी नहीं, ये वजह नहीं रहेगी आउटसोर्सिंग की। बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगेन जो सेम हमारी कंट्री में भी नहीं दिक्कत, ना उस कंट्री में दिक्कत, तो ये पॉइंट भी नहीं रहा। हमें स्पेशल पॉइंट ढूंढना है, स्पेशल जो मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं, मेरे को फोर्स कर रहे हैं कि मैं आउटसोर्सिंग करा, स्किल्ड लेबर, सस्ते लेबर। तो बी ऑप्शन आंसर आ गया, इसमें सेकंड नंबर डाला। 13 क्रिटिकल। टैक्स रिफॉर्म मतलब टैक्स में चेंजेस, तो इनमें से कौन सा टैक्स में चेंजेस नहीं है? टैक्स के रेट रिड्यूस किए गए, इसमें बताया कि कस्टम ड्यूटी 120% से 20%। इनडायरेक्ट टैक्स में चेंजेस लेकर के, जैसे जीएसटी सिंपलीफाई कर दिया, इजी कर दिया टैक्स का प्रोसेस, ताकि हर कोई इजीली टैक्स कैलकुलेट कर सके, कर सके। टैक्स पेयर में चेंजेस कर दिए, लोगों में चेंजेस कर दिए, गलत है। तो टैक्स के हम चेंजेस आएंगे तो लोगों में चेंजेस लेकर के आएंगे, टैक्स पेयर बदल दिया हमने। टैक्स बदल सकते हैं, टैक्स पे दो ही लोग रहेंगे। ये ऑप्शन हुआ, तो टैक्स रिफॉर्म नहीं है। 14 कॉन्ट्रैक्ट कर लेना किसी थर्ड पार्टी से तो पर्टिकुलर काम करवाने के लिए, जो कि हम पहले खुद ही करते थे, उसी को आउटसोर्सिंग कहते हैं। पहला ऑप्शन। डिमोनेटाइजेशन क्यों लेकर गया? टू कर्ब द ब्लैक मनी, ब्लैक मनी खत्म करने के लिए, हटाने के लिए, रोकने के लिए। 16 which of these tax has not been subsumed in GST? subsumed का मतलब include। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं करा गया? ऑक्ट्रॉय, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, हाउस टैक्स। एक्साइज ड्यूटी सबको पता है, एक्साइज मींस मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी मतलब टैक्स। सर्विस टैक्स तो जीएसटी से पहले सर्विस पे लगता था। ऑक्ट्रॉय क्या होता है? जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, मतलब समझ लीजिए कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ, कोई यूपी से दिल्ली में सामान लेकर के आ रहा है और मैं उस पर टैक्स लगा रहा है, वो ऑक्ट्रॉय। समझ लो स्टेट वाइज वाला इंपोर्ट ड्यूटी है। ये समझ लीजिए कि इंपोर्ट ड्यूटी वर्ड को इस्तेमाल करते हैं हम सिर्फ अदर देन कंट्री के लिए, कि किसी और कंट्री से सामान मंगाऊं तो टैक्स दो। इंपोर्ट भी तो उसी वर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑक्ट्रॉय समझ लो स्टेट वाइज इंपोर्ट हो गया, किसी और स्टेट से अपनी स्टेट में सामान ला रहे हैं तो टैक्स भर रहे हैं। अगेन सर हर स्टेट की छूट है, जितने भी स्टेट वाले टैक्स होते हैं वो हर स्टेट की छूट होती है कि आपको स्टेट में टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना। कुछ स्टेट में टैक्स होता है, कुछ में टैक्स नहीं होता।
जब खरीदते हैं तभी भरते हैं। तो आपको याद हो 11th क्लास में भी ऑक्टोबर ट्रेडिंग में आता था, पीएनएल में नहीं, क्योंकि परचेज के टाइम पे अगर हम टैक्स भर रहे हैं तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग में आता है। हाँ जी, पूछ रहे हैं शिपर से लगता है, करेक्ट। एसजीएसटी होते हैं, एसजीएसटी बिल्कुल सही है, तो ये भी जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिया, एक्साइज ड्यूटी भी इंक्लूड कर दी, सर्विस टैक्स भी इंक्लूड कर दिया, हाउस टैक्स इंक्लूड नहीं करा। हाउस टैक्स अभी भी अलग है, जैसे जो ये बिल्डिंग है इसमें 3 फ्लोर पे कॉमर्शियल, 2 पे डोमेस्टिक के अकॉर्डिंग जो हाउस टैक्स कैलकुलेट होता है असल वो करता हूँ, वो जीएसटी से अलग है। जीएसटी कैलकुलेशन कुछ नहीं है इसके अंदर, हाउस टैक्स जीएसटी में इंक्लूड नहीं करा गया। 17 इनमें से कौन सा भी गलत है, ऑप्शन ये ढूंढना है। सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, सिंगल मतलब कि गुड्स पर अलग सर्विस पर अलग, ऐसे चक्कर नहीं पड़ा हुआ, एक ही रखा हुआ, इसलिए सिंगल टैक्स सही है। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, और जब डेस्टिनी पे गुड्स पहुंच जाएगा तब टैक्स लगेगा, गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं तब टैक्स लगेगा, सही है, करेक्ट। जीएसटी हैज द फैसिलिटी ऑफ आउटपुट टैक्स क्रेडिट इन द सप्लाई चेन। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, आउटपुट नहीं, इसमें डालता हूँ मैं कैसे, उसी वाला ऑप्शन गलत हुआ। डी में लिखा हुआ जीएसटी बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म था, कोई भी ट्रू है, बड़ा रिफॉर्म था, बड़ा चेंज था। हमने नया नोट पढ़ा है जीएसटी के बारे में, वैसे काफी होता है, तो दोबारा देखते हैं। सर 100 की चीज 120 में बेची, खरीदने वाले ने फिर इसको 150 में बेची, फिर उसके आगे कस्टमर को 200 में बेची। एक आइटम हमें पता है कई बार व्यक्ति मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, होलसेलर को दे रहा है, रिटेलर को दे रहा है, कस्टमर को दे रहा है, एक आइटम कई बार टैक्स मान लो 10% है, तो टैक्स गवर्नमेंट को यहाँ 12 में मिल जाएगा, यहाँ 15 मिल जाएगा, यहाँ 20 मिल जाएगा, तो गवर्नमेंट के पास 12 का टैक्स जाएगा। एक आइटम में 3 का टैक्स चला गया तो है ना, तो सामान बड़ा महंगा हो जाएगा, इससे गलत है। इसलिए कौन बना था गवर्नमेंट ने, जब आप आउटपुट टैक्स देंगे इनपुट टैक्स का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट के पास 15 रुपए नहीं 3 रुपए है, 12 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया। जब यहाँ पर गवर्नमेंट को पैसे देने की बारी आएगी तो सिर्फ 5 रुपए देंगे, मतलब पहले दे चुके हैं, अब सिर्फ 5 रुपए देंगे, तो गवर्नमेंट के पास कितना पैसा पहुंचा, 12 3 5, और गवर्नमेंट के पास पहुंचा 20 रुपए, और 20 ही पहुंचना चाहिए था, अल्टीमेट अमाउंट 200 रुपए का मिला है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है इसका, जैसे आप घर में अगर एसी खरीद रहे हैं, डैडी बिजनेसमैन है, तो आप जो एसी है वो बिजनेस के नाम से खरीद लीजिए, उसको जो जीएसटी जा रहा है एसी पर उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जो भी आपका आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी बनेगी जीएसटी की प्लस हो जाएगा। जो भी आइटम परचेज करें, मोबाइल परचेज करें, ठीक है जी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, इसमें लिखा होगा आउटपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, इसलिए फॉल्स हो गया, सीक्वेंस आंसर हो गया, ठीक है। तो इतना करते हैं, बहुत क्वेश्चन करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में।